हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज मैंने थोड़ा सा रैक के बारे में पढ़ा। मैं आपको रैक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि रैक की नीड क्या आई। आपने देखा होगा जो आपका एलएलएम है वो आपको लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। इसका रीज़न क्या होता है, जो आपका जो प्योर एलएलएम होता है वो आपका पिछले डेटा पे ट्रेन होता है, ना कि जो एट द मोमेंट करंट टाइम के ऊपर जो डेटा मानो कि कोई रिलीज़ हुआ है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप ये सोच रहे होंगे कि पर आप जीपीटी को बोलते हो तो उसके पास आ जाता है कंटेक्स्ट, क्यों? उसके अंदर उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी सारे टूल से लिंक हुआ होता है, वो एमसीपी से लिंक हुआ होता है। उसके अंदर पीछे बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसकी हेल्प से उसे डेटा मिल रहा होता है। पर एक जो आप जो एलएलएम यूज़ करते हो वो एक पर्टिकुलर डेट तक पे ट्रेन हुआ होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ होता है जो कि अपडेटेड नहीं होता फॉर अ मोमेंट के लिए। ठीक है। अब रैग की जो नीड आई वो क्यों आई? जो रैग होता है वो क्या होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। तो इसके अंदर क्या हुआ, आप सपोज़ करो आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम है, या आपके पास कोई लॉ फर्म है। अब लॉ फर्म के अंदर क्या होता है कि आपके जो केसेस होते हैं उसके बेसिस पे आपकी पीडीएफ बुक्स डिस्क्रीट होती हैं। मतलब हर एक केस की अलग अलग बुक्स होंगी आपके पास और हर एक केस की अलग अलग पीडीएफ होंगी। तो उसको समझने के लिए आप एलएलएम को सारी चीज़ें दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा। इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन भी कुछ पार्ट ही समझ पाता है एक चीज़ का। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हर एक बंदे को अलग अलग चीज़ समझ आएगी वीडियो से। हो सकता है कि मैंने भी कुछ गलत बोला हो, पर इसका क्या मतलब बनता है कि आपका जो ब्रेन है वो कुछ पार्ट ही समझ पाता है उसका, जो सामने वाला बंदा आपके कहने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली एलएलएम के पास भी वही होता है जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट विंडो, जो मैंने यहाँ पे समझाया। कंटेक्स्ट विंडो भी वही होता है कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक एलएलएम कैन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है। इसके बाद यही चीज़ के लिए रैग इन्वेंट हुआ। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पीडीएफ है, उसको हम उसको हम बेसिकली उसका कंटेक्स्ट हम एलएलएम को देते हैं कि ये वाली जो पीडीएफ है ये एक्सीडेंटल केस के रिलेटेड है, ये वाली जो है ये वाली प्रॉपर्टी केसेस के रिलेटेड है, ये वाली जो है ये मर्डर केस के रिलेटेड है। तो वो एलएलएम के पास कंटेक्स्ट रहता है। जैसे आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे, आपने उसके चैटबॉट को बोला कि मेरे को ये वाली क्वेरी है, ये एक्सीडेंटल क्वेरी के आप इसके अंदर कौन सा क्लॉज लगेगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर पीडीएफ पे जाएगा, उसका वहाँ से सारे चंक निकाल के लाएगा और उसके जो भी रेलेवेंट चंक होगा वो आपको रिटर्न करेगा। ऐसा होता है। तो इस केस के अंदर आपको क्या हुआ कि आपको सारी पीडीएफ के अंदर नहीं जाना पड़ा, आपको पास उसका कंटेक्चुअल मीनिंग था, आपके एलएलएम के पास उसका कंटेक्चुअल मीनिंग था। वो पर्टिकुलर पीडीएफ पे गया, उसका पर्टिकुलर चंक निकाल के लाया और आपको उसने दे दिया। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है और मेमोरी सेविंग भी हो जाती है। इसके बाद आपको टोकन का मतलब तो पता ही होगा कि एक कुछ नहीं होता है, एक ये यूनिट ऑफ टेक्स्ट होती है जो एलएलएम मॉडल प्रोसेस करता है। मैंने अगली लाइन में फिर वही लिखा हुआ है कि एक पीडीएफ के अंदर मान लो कि 10 मिलियन टोकन है। टोकन मतलब वर्ड्स मान लो। अब वो 10 मिलियन टोकन लंबी पीडीएफ है, हम ये एक बारी में एलएलएम को नहीं दे सकते। हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको अगेन यहाँ पे से ही हमारा रैक का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। सबसे पहले रैक की जो पाइपलाइन होती है वो होती है इंजेक्शन पाइपलाइन। सपोज़ कि आपके पास एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 10 मिलियन ऑफ टोकन है। हम उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले चंक्स बनाते हैं। चंक्स होता है कि हम छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं उसके। तो इसके अंदर आप एज्यूम करो कि मैंने उसको 1000 टोकन का एक चंक बनाया। अब मेरे पास 10 मिलियन टोकन थे, तो ऐसे यहाँ पे मेरे पास 10,000 चंक बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे 1,000 टोकन चंक्स के, सब चंक्स के। अब ये चंक्स आपके बन गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एम्बेडिंग मॉडल को देते हैं। एम्बेडिंग मॉडल क्या काम करता है कि आपने जो भी डेटा है वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, किसी भी XYZ लैंग्वेज में होगा। जो आपका जो कंप्यूटर होता है, जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती, वो बाइनरी समझती है बेटरली, अच्छे से। तो उसको क्या करता है, ये जो वेक्टर एम्बेडिंग्स मॉडल होते हैं ये उस आपके टेक्स्ट को नंबर्स में ब्रेक करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके वेक्टर्स होते हैं। तो इसी में ही ये इसको ब्रेक करते हैं और इसको स्टोर कराते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक डीबी होता है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर डीबी। तो सबसे पहले अब मैं बताऊंगा कि वेक्टर एम्बेडिंग्स होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड होता है, सेंटेंस और अ इमेज। जैसे कैट का है, कैट का आपका 3 डायमेंशन में अगर आप एज्यूम करो, फॉर एग्जांपल, मेरे को नहीं श्योर कि ये करेक्ट है या नहीं है, बट हाँ आप एज्यूम कर लो कि ये होता है।
34, 8 और 75। किटन का आपका ये है 33, 8 और 25। जब भी आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये दो आपस में लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ये वाली दोनों चीज़ें आपस में सिमिलर हैं। जितना आपका ये इसके अंदर एक आपकी चीज़ आती है कोसाइन सिमिलरिटी, वो हमारे को बताता है कि दोनों चीज़ें आपस में कितने रिलेटेड हैं। सेम चीज़ वो कैसे जज होती है, वो आपका वही होता है कि दो वेक्टर के बीच में जितना डिस्टेंस है वो उतना ज़्यादा आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। सपोज़ वो दोनों वेक्टर मिले हुए हैं तो उसका मतलब वो दोनों चीज़ें सेम करने की कोशिश करें। जितना दूर जाते जाएंगे वो दोनों ऑपोजिट हैं आपस में चीज़ें। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। वर्ड विद सिमिलर मीनिंग टेंड्स टू हैव अ डायमेंशन दैट आर क्लोजर टू ईच अदर। इसके बाद आपका आता है कि ये आपको खाली दिखाया है एग्जांपल के लिए कि ये 3 डायमेंशन में ऐसे होता है, पर इन शॉर्ट जब आप इसे यूज़ करोगे इन रियल टाइम, वहाँ पे आपकी जो डायमेंशंस होती है वो होती है 3072 डायमेंशन के अराउंड। आपके जो डिफरेंट मॉडल होते हैं, हर मॉडल के बाद अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है आप सोच रहे होंगे। आप जितने ज़्यादा डायमेंशंस बढ़ाते जाओगे आपका मॉडल उस वर्ड को, उसकी सिमिलैरिटी वर्ड्स को उतने अच्छे से समझ पाएगा। पर इसमें आपके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ी बात करें तो ये क्या होगा कि आपका इसके अंदर कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि आप इतने बड़े डेटा सेट को आप ब्रेक करोगे, उसके बाद इतनी बड़ी एम्बेडिंग्स है उसके पास, तो उसको स्टोर करने के लिए उतना बड़ा डीबी भी लगेगा, और डीबी जहाँ पे आएगा उसके कॉस्ट जरूर एसोसिएट होती है। अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पॉपुलर मॉडल्स हैं थोड़े बहुत। ओपन एआई का जो होता है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, इसका जो होता है 1536 स्टैंडर्ड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना कम भी कर सकते हो इसे अपने आप डिफ़ाइन करके कि मेरे को छोटे वाला लेना है तो आप छोटे वाला भी ले सकते हो। सिमिलरली इसके अंदर और भी मॉडल आते हैं, जैसे लार्ज वाला जो होता है वो 3072 होता है जनरली। अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है कि बेस्ट परफॉर्मेंस मोर कॉस्ट, इसका मतलब यही बनता है कि भैया देखो, आप के पास एक मानो शॉप है, आप उसमें सामान भरते जा रहे हो, कस्टमर आपके पास आएगा फॉर श्योर, उसको सामान भी मिलेगा, पर आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और आपको उसके लिए एरिया भी बड़ा चाहिएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितनी बड़ी आपको स्पेस चाहिएगी, जितना बड़ा आपको डायमेंशंस बढ़ाते चले जाओगे आप, उतनी ही आपको स्पेस चाहिएगी, उतना ही आपको पैसे चाहिएंगे। सेम वही है, इट्स लाइक बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, कस्टमर को ईज़ रहती है कि वो आपकी शॉप से ही आएगा, सारा सामान ले लेगा, सब कुछ उसे पास में मिलेगा, वहीं से उठा के चल देगा, दैट्स इट। देन वेक्टर डीबी का मैंने बताया हुआ है कि वेक्टर डीबी होता है क्या है, जैसे कि आपका इनको एम्बेडिंग्स को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीबी होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर डीबी, जिसे हम स्टोर करते हैं। जो भी एम्बेडिंग्स होती है वो वेक्टर डीबी के अंदर जाके स्टोर होती हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं पाइनकोड, क्रोमा डीबी, फायर्स। इसके बाद आपकी आती है रिट्रीवल पाइपलाइन। आपने सबसे पहले देखा कि आपका जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे उसके चंक्स बने, कैसे उसका एम्बेडिंग्स बने, कैसे वो एम्बेडिंग मॉडल के पास गया और कैसे उसकी वेक्टर एम्बेडिंग बने और वो वेक्टर डीबी में जाके स्टोर हो। इसके बाद ये तो हो गया खाली स्टोरेज का पार्ट। अब आपको उसको रिट्रीव भी तो करना है। मानो आपके पास एक यूज़र आया, यूज़र ने कोई क्वेरी दी, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, उस क्वेरी को हम अपने एम्बेडिंग मॉडल को देते हैं। जो भी आपने इनमें से यूज़ किया, ओपन एआई यूज़ किया, मिस्टेल यूज़ किया, कोई भी XYZ आपने मॉडल यूज़ किया, हम उसको देते हैं। वो क्या करता है उसके बाद वो वेक्टर एम्बेडिंग बनाता है। वेक्टर एम्बेडिंग बनाएगा कैसे, सेम ऐसे जो भी आपने उसकी डायमेंशन वहाँ पे लिखी है, मान लो आपने 1536 उसकी डायमेंशन लिखी है, तो फिर उसके बाद अगर आप प्रिंट करा के देखोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगी सेम उसी डायमेंशन की जो कि आपने वहाँ पे डिफाइन करी है। ठीक है, अब ये वेक्टर एम्बेडिंग बनी। अब ये क्या करता है कि यही वाली वेक्टर एम्बेडिंग को अपने पास भी रखता है और रिट्रीवर में जाता है। रिट्रीवर क्या करता है, रिट्रीवर जो होता है वो आपके वेक्टर डेटाबेस में जाता है, जो आपने क्रिएट करा था पूरा डॉक्यूमेंट का, उसमें से वो पर्टिकुलर चंक निकाल के लाता है, सारे चंक निकाल के लाएगा। अब यहाँ पे ही आपका वो सिमेंटिक मीनिंग वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे काम में आती हैं कि जो भी उसको सिमिलर से चंक मिल रहे होंगे वो सारे उठा के लाएगा और उन सबको इकट्ठा कर लेगा। हम वो क्या करते हैं कि फिर चंक 1 चंक 2 जितने भी उसको सारे चंक मिले सबको ऐड करेंगे, उसके बाद यूज़र की क्वेरी डालेंगे और अपने LLM को दे देंगे, फिर LLM आपको समराइज़ करके देता है। तो ये होता है आपका बेसिक रैक, ये बहुत टॉप लेवल है। इसके बाद हम काफ़ी डीप में जाएंगे। आज मैंने इतना ही पढ़ा है, मैं आपको इतना ही बताऊंगा। कल इसके बाद कंटिन्यू करते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू। बस एक डिस्क्लेमर ये है कि देखो मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, मे बी मैंने कहीं पे गलत कुछ बताया हो तो प्लीज़ उसे करेक्ट करना कमेंट में। थैंक्स।